हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें टाइट्रेशन की, तो बेसिकली टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, पीएच का इफेक्ट देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर। तो जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड का टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अमीनो एसिड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है पीएच का। तो बेसिकली जो हमारा अमीनो एसिड होता है उसमें दो आयोनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं। एक हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक हमारा अमीनो ग्रुप होता है। तो जो उसकी आयोनिक फॉर्म होती है किसी भी टाइम, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका पीएच कितना है। जो सॉल्यूशन है जिसमें वो प्रेजेंट है उसका पीएच कितना है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली हम लोग इस टाइट्रेशन को एक एग्जांपल से समझेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा अमीनो एसिड है एलेनिन, उससे हम लोग समझते हैं। तो जो हमारा एलेनिन होता है वो एक सिंपल अमीनो एसिड होता है जिसके पास दो टाइट्रेबल ग्रुप्स होते हैं, एक अल्फ़ा अमीनो ग्रुप और एक अल्फ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप। तो टाइट्रेशन के दौरान हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉल्यूशन को हम लोग बेसिक बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि NaOH। तो स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करने से जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होना शुरू हो जाता है, और जो हमारा एलेनिन होता है वो हमारा प्रोटॉन लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। वो टोटल 2 प्रोटॉन लूज़ करता है इन अ स्टेप वाइज मैनर, यानी कि एक के बाद एक। जैसे ही जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो स्ट्रांगली एसिडिक होता है। जब हमारा सॉल्यूशन स्ट्रांगली एसिडिक होता है स्टार्टिंग में, तब हमारी कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा एलिनिन का मॉलिक्यूल है उसमें हमारे पास जो नेट चार्ज है वो +1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा पीएच होता है अगर वो एसिडिक है तो उसकी वजह से जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और वो अनचार्ज हो जाता है। वो COO नेगेटिव से COOH बन जाता है क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। जो हमारा अमीनो ग्रुप होता है NH2, वो भी क्या करता है, एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके NH3+ बन जाता है। तो वो प्लस चार्ज कंटेनिंग होता है, जिस वजह से ओवरऑल चार्ज जो है वो हमारे मॉलिक्यूल का +1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है ये हमारी लो पीएच की कंडीशन है, यानी हाईली एसिडिक पीएच की कंडीशन है, जहाँ पर हमारे पास सिर्फ अमीनो ग्रुप चार्ज है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल चार्ज है मॉलिक्यूल का वो क्या हो गया है, +1। उसके बाद जब हम पीएच को फर्दर इंक्रीज़ करवाते हैं, जब हम इसमें NaOH ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, तो जो हमारा अमीनो एसिड होता है उसका डीप्रोटोनेशन हो जाता है। तो सबसे पहले जिसकी पीके वैल्यू सबसे कम होगी जिस ग्रुप की, वो हमारा डीप्रोटोनेट होगा, यानी वो अपने प्रोटॉन को लूज़ करेगा। तो बेसिकली जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है इसमें वो सबसे पहले अपना प्रोटॉन लूज़ करेगा और वो कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, यानी COO नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारे पास एक नेगेटिव ग्रुप हो गया इसमें और एक पॉजिटिव ग्रुप हो गया, एक प्लस चार्ज वाला हो गया। तो जो ओवरऑल चार्ज है, जो नेट चार्ज है अमीनो एसिड पर, वो 0 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है या ये जो पीएच है जिस पर कि जो अमीनो एसिड है हमारा, उसका जो नेट चार्ज है वो 0 हो गया है। इस पीएच को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं PI से। तो ये वाली जो आप सेकेंड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसने अपना प्रोटॉन लूज़ कर दिया। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिला के नेट चार्ज 0 हो गया। तो ये जो हमारा पीएच है इसको हम PI बोलेंगे, यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब जब ये जो हमारा PI है इससे भी फर्दर जो हमारा पीएच है वो इंक्रीज़ होगा। तो पीएच और ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, फिर हमारा H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा कम हो जाएगा और जो हमारा अमीनो ग्रुप है उसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, यानी वो भी अपना प्रोटॉन लूज़ कर देगा। अब जो ये जो हमारा प्रोटॉन लूज़ हो जाएगा तो इस वजह से क्या होगा, ये हमारा NH2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है वो ही सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज वाला बचा। तो जो ओवरऑल चार्ज है वो हमारा अमीनो एसिड का -1 हो जाएगा, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो। इसने तो अपना प्रोटॉन लूज़ कर दिया, पहले NH3 पॉजिटिव था, अब NH2 हो गया। तो इसने अपना प्रोटॉन भले ही लूज़ कर दिया है पर अब इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है उस पर नेगेटिव होगा, जिस वजह से जो हमारा ओवरऑल चार्ज है वो -1 हो जाएगा। तो हाई पीएच पे हमारे एलेनिन का ओवरऑल चार्ज -1 होता है और लो पीएच पे +1 होता है और इंटरमीडिएट पीएच पर 0 होता है। तो इस तरीके से हमारा होता है ये। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है इसमें जो हमारा अमीनो एसिड है वो इलेक्ट्रोफोरेटिकली नॉन मोबाइल होता है और सबसे कम सॉल्युबल होता है इस पीएच पर, जो हमारा एलेनिन है, ठीक है। अब एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है जो कि है हमारा टाइट्रेशन कर्व।
तो बेसिकली जो भी हम अमीनो एसिड टाइट्रेट करते हैं तो फिर हम उसका एक टाइट्रेशन कर्व बनाते हैं, जहाँ पर हम pH और जो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन है यानी OH नेगेटिव है उसकी हम रिलेशन दिखाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा टाइट्रेशन कर्व है एलेनिन का, जहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं 0.5 हाइड्रोक्सिल का कॉन्सेंट्रेशन और pH के जंक्शन पर यहाँ पर हमारा जो pK1 है वो हमारा 2.34 है और इसका जो pK2 है वो हमारा 9.7 है और यहाँ पर जो इसका PI है वो 6 है। तो जब हम टाइट्रेशन कर्व में से हम निकालना चाहते हैं PI यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम निकालना चाहते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, हमें ये निकालना है कि किस pH पर हमारा जो एलेनिन है उसका नेट चार्ज 0 हो जाएगा, यानी हमें उसका PI निकालना है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का जो फॉर्मूला है एलेनिन के लिए वो है pK1 + pK2/2, यानी pK1 और pK2 को ऐड करके हमको इसको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा निकल जाएगा PI की जो वैल्यू है। तो pK1 हमारा यहाँ पर है 2.34 एलेनिन के लिए और pK2 है 9.7। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसका कैलकुलेट कर लिया जो कि है हमारा 6। अब हम बात करते हैं कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट अमीनो एसिड की। बेसिकली जो हमारा एलेनिन है उसकी जो साइड चेन है वो सिंपल है, उसमें कोई आयोनाइजेबल ग्रुप नहीं है, पर हमारे कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो साइड चेन होती है उनमें भी आयोनाइजेबल ग्रुप होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड। तो जो हमारा ग्लूटामिक एसिड होता है उसके पास एक आयोनाइजेबल साइड चेन होती है, उसकी साइड चेन में एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है उसके पास हमारे पास एक एल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक एल्फा अमीनो ग्रुप है और उसकी एक साइड चेन में भी हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसकी साइड चेन में एक आयोनाइजेबल ग्रुप है। तो बेसिकली अब हम इसको समझते हैं कि इसमें जो टाइट्रेशन है वो किस तरीके से होता है, कौन सा सबसे पहले लूज़ करता है अपना प्रोटॉन ग्रुप और कौन सा बाद में करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा pH कम होता है यानी लो pH होता है तो उस दौरान जो हमारा प्रोटॉन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से हर एक आयोनाइजेबल ग्रुप जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है यानी कर चुका होता है, जिस वजह से ये वाली कंडीशन होती है फर्स्ट वाली, जहाँ पर हमारा जो एल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके पास भी प्रोटॉन है, अमीन जो ग्रुप है अमीनो ग्रुप है उसके पास भी प्रोटॉन है और जो हमारे साइड चेन वाला कार्बोक्सिल ग्रुप है इसके पास भी हमारे पास प्रोटॉन है, जिस वजह से जो ओवरऑल चार्ज है मॉलिक्यूल का वो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पे +1 हो जाएगा और फिर हम धीरे धीरे जब pH बढ़ाएंगे, जब हमारा इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा सॉल्यूशन का pH बढ़ने लगेगा। सॉल्यूशन का pH बढ़ेगा तो अब pH बढ़ते ही क्या होगा, जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो सबसे पहले अपना प्रोटॉन लूज़ कर देगा, जिस वजह से जो ओवरऑल चार्ज है मॉलिक्यूल पे वो 0 हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन का नेगेटिव चार्ज और अमीनो ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज जो है ये बैलेंस हो जाएंगे, जिस वजह से ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा। उसके बाद जब pH फर्दर बढ़ेगा तो जो हमारा साइड चेन है उसका कार्बोक्सिल एसिड सबसे पहले लूज़ करेगा। पहले हमने क्या देखा था कि पहले कार्बोक्सिल करता था फिर अमीनो करता था, पर अब इसमें ऐसे नहीं होगा, पहले कार्बोक्सिल करेगा उसके बाद जो साइड चेन का कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अपना प्रोटॉन लूज़ करेगा, जिस वजह से जो ओवरऑल चार्ज है मॉलिक्यूल पर वो -1 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस जो है कार्बोक्सिलेट आयन का उसको तो अमीनो ग्रुप जो है उसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कर लेगा, पर जो एक साइड चेन का बचेगा हमारा नेगेटिव चार्ज वही ओवरऑल चार्ज बन जाएगा। तो नेट चार्ज हमारा इस टाइम -1 हो जाएगा मॉलिक्यूल पर। फिर जब हम फर्दर pH को इंक्रीज़ करेंगे तो अब जो हमारा अमीनो ग्रुप है वो अपना प्रोटॉन लूज़ कर देगा, जिस वजह से ये जो 2 कार्बोक्सिलेट आयन है अब मॉलिक्यूल में इनका जो चार्ज है वो एडअप होकर जो ओवरऑल चार्ज हमारा होगा मॉलिक्यूल का यानी जो नेट चार्ज होगा वो -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं जिन पर कि ये जो हमारे प्रोटॉन्स लूज़ करते हैं मॉलिक्यूल्स यानी जो आयोनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर pH पर अपना लूज़ करते हैं ना, एक पर्टिकुलर कंडीशन पर अपना लूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको और सिंपल बोलना चाहें तो वो अपनी एक उनकी pK वैल्यू होती है और उस pK वैल्यू पर वो अपने जो प्रोटॉन है उनको लूज़ करते हैं। तो बेसिकली पहले वाले की जो pK वैल्यू होगी, पहले आयोनाइजेशन की जो pK वैल्यू होगी, सबसे पहली बार जब प्रोटॉन लूज़ होगा तो वो pK वैल्यू 2.19 होगी,
फिर जो नेक्स्ट पीके वैल्यू होगी जिस पे प्रोटॉन लूज होगा साइड चेन का, वो हमारी 4.25 होगी, जिसको हम पीके आर बोलेंगे। और जो नेक्स्ट होगा उसको हम पीके 2 बोलेंगे, जिसमें कि हमारे अमीनो ग्रुप का लूज होगा, वो हमारा 9.67 होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। फिर अगर हम इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना चाहें तो बेसिकली इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, जो दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप हैं हमारे, उनका जो पीके वैल्यू है उसके बीच में कहीं होगा जो इसका पीआई होगा। तो बेसिकली हम उन दोनों की जो पीके वैल्यू है उसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो हमारी फर्स्ट कार्बोक्सिल ग्रुप की जो वैल्यू थी वो हमारी 2.19 थी, और सेकंड वाली की जो पीके वैल्यू थी वो हमारी 4.25 थी। तो इनको ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 3.22 आ जाएगा, जो कि हमारा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा ग्लूटामिक एसिड का। ठीक है, इस पॉइंट पर, इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है उसका नेट चार्ज 0 होगा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा ये ग्लूटामिक एसिड है, इसका जो आयोनाइजेशन होता है वो 3 स्टेप्स में होता है जैसे हमने देखा, और 3 पीके ये वैल्यूज़ इसमें होती हैं, PK1, PKR और PK2, ये हम पीछे देख चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्या होता है, टाइट्रेशन होता है। तो बेसिकली ये जो हमने ग्लूटामिक एसिड का एग्जाम्पल पढ़ा, ये कैसा एग्जाम्पल था जहाँ पर जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं उनकी साइड चेन में भी एक आयोनाइजेबल ग्रुप होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो हमारा टॉपिक है टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये कंप्लीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।